गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डायनेमिक्स की फॉर्मेशन में अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके 2-3 क्वेश्चन किए थे। ज़्यादा क्वेश्चन हम अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो वाली फॉर्मेशन है, तो मैं सोच रहा हूँ जितना हो सके जितना कोर्स अपन कवर कर लें। एग्जाम डेट्स आ चुकी है इसलिए तो अपन ने क्या कहा, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति मतलब मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब वहाँ पे जो अपन ने फॉर्मेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, केवल जो मोशन हो रहा था वो अपन ने क्या माना था, माइनस के म्यू एक्स के इक्वल टू, मतलब एक्स। अब ये कह रहा है कि इनवर्स हो तो इसका मतलब 1/x हो जाएगा, और वो भी कैसा, स्क्वायर हो। इसका मतलब वहाँ पे जो अपन ने म्यू एक्स लिख रहे थे वो यहाँ पे क्या ना लिख के म्यू अपन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे म्यू ना मान के उसको थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज कर दिया है अलग बताने के, तो हम इसको यहाँ पे लैम्बडा की फॉर्मेशन मानेंगे। तो देखो क्या कहता है, एक कण एक सरल रेखा में गतिमान है और इस पर स्थित एक बल के कण को ऐसे बल से आकर्षित करता है जो कि कण के केंद्र की दूरी के वर्ग के युद्ध के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बल अगर बढ़ेगा तो दूरी कैसे होती रहेगी, कम होती रहेगी। एक कण एक सरल रेखा में गतिमान है और इस पर स्थित एक बल के कण को ऐसे बल से आकर्षित करता है जो कि कण की इस केंद्र से दूरी के वर्ग के युद्ध का समानुपाती है। तो कण की गति की विवेचना कीजिए, तो बताइए उसके कण का जो मोशन होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो लिखा हुआ, एक पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एंड अट्रैक्शन टूवर्ड फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन wherein inverse as the square of the distance फ्रॉम द फिक्स पॉइंट डिस्कस द मोशन, मतलब उसके मोशन के बारे में पता कीजिए या फिर डिस्कस कीजिए। तो हम बात करते हैं, हमने तो हम कहते हैं हमें देखा जाए तो हम देख क्या रखा है, तो हम यहाँ पे देखें तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x²। इसका मतलब एफ बराबर क्या हो चुका आपका, λ/x। इसको म्यू न मान के हमने क्या मान लिया यहाँ पे, लैम्बडा फॉर्मेशन मान लिया। तो चलो देखते हैं। माना कि एक दी हुई सरलरेखा में स्थित बिंदु O है तथा t समय पर कण की स्थिति P है जहाँ OP बराबर x है। मतलब ये आपकी OA है, माना कि समय पर t पर इसकी स्थिति P है, तो O से इसकी दूरी कितनी मान ली, x मान ली। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, λ/x²। क्योंकि ये इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, डायरेक्शन उल्टी होगी। तो हम क्या कहते हैं, अतः कण पर कार्यरत बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण mx इक्वल टू माइनस के λ/x², या x माइनस के λ/m(x²), जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस के μ/x²। म्यू किसे माना, λ/m को हमने पढ़ा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को, तो हम लिख सकते हैं इसको v/dv/dx इक्वल टू माइनस के μ/x²। समाकलन करना है तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर v² बराबर 2μ/x प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरह का वेलोसिटी हो जाएगी या फिर एक तरह की वेग हो जाएगी। आगे चलते हैं। यदि कण बिंदु ए जो कि रेखा पर स्थित है तथा ओ ए बराबर ए से विराम अवस्था से गति प्रारंभ करे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब प्रारंभ करना स्टार्ट करें तो प्रारंभ में वेग तो क्या हो जाएगा, 0। दूरी कितनी रहेगी, x बराबर ए। तब c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2μ/a, अर्थात v² बराबर 2μ1/x माइनस 1/a, या फिर v बराबर प्लस माइनस √2μ1/x माइनस 1/a की फॉर्मेशन हो जाएगी। बारे में बात करेंगे तो बारे में वेग ये होगा, और ऐसे वेग की बात करेंगे तो ये वेग ये होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि कण बिंदु O की तरफ अर्थात x से घटने की दिशा में गमन कर रहा है, अर्थात x धनात्मक OP की दिशा में है, इसलिए dx/dt बराबर v, मतलब इसको अपन v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt। तो माइनस के √2μ√1 - x माइनस का 1/a। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि धनात्मक दिशा में जा रहा है और घटने की दिशा में हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, इसलिए माइनस की फॉर्म। तो हम कह रहे हैं माइनस के √2μ√a - x, अर्थात √x/a(x) विथ माइनस इक्वल टू √2μ/a/dt। समाकलन करना है इसका, तो हमने क्या कहा, माना x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, अर्थात dx बराबर माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, अर्थात √2μ/a/dt इक्वल टू √a cos थीटा अपॉन √a साइन थीटा 2a cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। सॉल्व किया तो a 1 + cos थीटा डी थीटा।
हमें क्या चाहिए, हमें तो टाइमिंग चाहिए, फॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो आपके पास आ रहा है रूट टू म्यू ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा की फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने कहा कि अगर ये ऐसी फॉर्मेशन आएगी तो आपके पास फॉर्मेशन बनेगी रूट टू म्यू ए टी इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू प्लस सी वन। हमें क्या चाहिए टी, तो हमने इसको यहाँ पे क्या लेके जाएंगे इधर, तो हमने क्या टी इक्वल टू ए टू द पावर 3/2 अपॉन रूट टू म्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स अपॉन ए और रूट वन माइनस एक्स अपॉन ए। कहाँ से आया, क्यों साइन टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। अर्थात सॉल्व किया इसको तो क्या है, ए टू द पावर 3/2 अपॉन रूट टू म्यू या फिर कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। ये आपका कौन आ चुका है, टाइम आ चुका है। अगर आपको इसके अंदर एक्स चाहिए तो इसको क्या करेंगे, टी को इधर रखो, आप एक्स को इधर लेके आ जाओ तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स मतलब उसकी क्या हो जाएगी, दूरी। क्या कहता है, प्रारंभ में कण ए पर था जहाँ टी बराबर 0 और एक्स बराबर ए, अर्थात टी बराबर क्या आ जाएगा रूट ए अपॉन रूट टू म्यू या फिर ए कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कण के ए से ओ तक पहुंचने का समय यदि टी नॉट है तो x इक्वल टू 0 और t बराबर टी नॉट, तो टी नॉट बराबर रूट ए अपॉन टू म्यू ए कॉस इनवर्स 0 प्लस 0 इक्वल टू पाई/2 ए 3/2 अपॉन रूट टू म्यू होगा। पूर्ण की बात करेंगे तो ये एक चक्कर एक बार जाने में लगा, तो पूरा चक्कर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो हम क्या कहेंगे, यदि समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखते हैं तो हम पाते हैं कि v का मान अनंत है। अतः वेग के कारण कण O की बाईं ओर चलता है और जैसे ही कण की बाईं ओर जाता है तो आकर्षी बल O की दिशा में कार्य करता है और इसके कारण इसका वेग घटना लग जाता है। इसका मतलब वेग घटता जाता है। अंत में x बराबर माइनस ए पर यह पुनः विराम अवस्था में आ जाता है और फिर आकर्षी बल के अंतर्गत O की ओर गमन करता है, फिर ए से पर पहुंच जाता है जहाँ पर पूरा विराम अवस्था में आता है। इस प्रकार कण की गति होती रहती है। कण की गति दोलनीय है तथा इसके लिए दोलन का पूर्ण समय इक्वल टू 4.t0 4.t0 4.πa⁴ अपॉन 2 रूट टू म्यू। सॉल्व किया तो 2πa⁴ अपॉन रूट टू म्यू होगा। यही फॉर्मेशन अगर सर्कुलर पाथ आ जाए, मतलब एक ही आ जाए, तो उस समय जो आपकी फॉर्मेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, तो हमने कहा एक सर्कुलर की तरह हो जाएगी, मतलब रेडियस की तरह। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हम विदित है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। तो हम कहते हैं जैसे कि विदित है कि यदि कोई कण पृथ्वी के धरातल के ऊपर वाले किसी बिंदु से पृथ्वी पर गिरता है तो इसकी गति उस बिंदु पर आकर्षण पृथ्वी के केंद्र से बिंदु के वर्ग के समानुपाती होता है। पृथ्वी के अंदर स्थित किसी बिंदु पर आकर्षण बल की गति का अनुक्रमानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अतः व्युत्क्रमणपति नियम व तथा के समानुपाती नियम का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से व्यवहारिक उदाहरण प्राप्त होते हैं। अतः पृथ्वी के बाद तथा अंदर गुरुत्वाकर्षण के अधीन पृथ्वी के केंद्र की ओर अग्रसर किसी कण की गति के समीकरण निम्न होंगे। पहला, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जब कण पृथ्वी के बाहर हो, और x जब पृथ्वी के अंदर हो तो x डबल डॉट व माइनस के म्यू एक जब कण पृथ्वी के अंदर हो। इसका मतलब जब पृथ्वी की बात करेंगे तो बाहर की बात करेंगे तब उस समय जो अपन फोर्स लेंगे वो क्या लेंगे, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब पृथ्वी के अंदर की बात करेगा, इनसाइड ऑफ अर्थ की बात करेगा, तो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स, उसको लेके सॉल्व करेंगे आप। देखते उदाहरण देखो एक, यदि कोई कण अनंत दूरी से विराम अवस्था से घिर कर पृथ्वी तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के अंदर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पृथ्वी के बाहर से आ रहा है तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के लैम्बडा एक्स। पृथ्वी के अंदर है तो उस समय जो दूरी होगी एक्स पर, उसकी रेडियस होगी तो एक्स बराबर आर, तो म्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर लैम्बडा आर बराबर जी, जहाँ जी पृथ्वी तक का आकर्षण केंद्र है। फर्स्ट,
पृथ्वी तल के धरातल के ऊपर कण की गति, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों को 2 dx अपॉन डी गुणा कर समाकलन करने पर वी स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 g r स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कैपिटल ए। पारा में वी बराबर 0 और एक्स बराबर अनंत तथा ए बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः वे क्या होगा वी स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 g r स्क्वायर अपॉन एक्स, या वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा √2 g r स्क्वायर अपॉन एक्स। माना कि कण का वेग पृथ्वी धरातल पर v है तो स्मॉल v बराबर कैपिटल V, x बराबर स्मॉल r, तो v बराबर क्या आ जाएगा √2 g r की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यदि कण पृथ्वी के धरातल के अंदर जाता है तो कण का गति का समीकरण क्या होगा। हमने कहा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के लैम्बडा एक्स बराबर माइनस के जी अपॉन आर एक्स। सॉल्व किया है तो वी स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जी अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस बी की फॉर्मेशन। तो हम जब कहते पृथ्वी धरातल की बात करेंगे तो एक्स बराबर आर और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी निकाला अपने 2 g r, इसलिए बी का मान क्या हो जाएगा बी बराबर 2 g r माइनस के g r। हम क्या कहते हैं तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 g r और एक इधर आके जुड़ेगा तो 3 g r, तो बी बराबर क्या आ गया आपका 3 g r। अतः वी स्क्वायर बराबर माइनस के जी अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 g r। पृथ्वी केंद्र पर यदि कण का वेग v1 है तो v बराबर कैपिटल V1 और x बराबर 0 हो तो v1 बराबर क्या आ जाएगा √3 g r की बात आ जाएगी। अतः एक कण अनंत से विराम अवस्था से पृथ्वी पर गिरता है तो उसका पृथ्वी धरातल पर वेग √2 g r और पृथ्वी के केंद्र पर √3 g r होता है। टिप्पणी, अनंत दूरी से पृथ्वी धरातल पर गिरने वाले कण का वेग √2 g r से 2.32 इंटू 4,000 इंटू 1760 इंटू 3 फुट सेंटीमीटर अर्थात 7 मील प्रति सेकंड लगभग। अतः इसके विपरीत यदि कण पृथ्वी को 7 मील प्रति सेकंड से अधिक वेग से ऊपर की फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसका मतलब 7 मील पर सेकंड के ऊपर से अगर वेग से अगर फेंका जाए तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे और फिर आगे और बात करते हैं।